नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आज रायपुर से जुड़ा हूं। रायपुर क्यों? क्योंकि 3 दिन तक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का मंथन चल रहा है। मंथन क्यों हो रहा है? 24 के चुनाव के लिए मंथन क्यों हो रहा है 3 दिनों तक? 2023 में जो 6 बड़े राज्यों में चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, इन सब पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन इस बात पर चल रहा है कि 24 में कौन से ऐसे विपक्षी एकता तैयार की जाए जो मोदी को चुनौती दे पाए। मंथन इस बात पर चल रहा है कि कैसे कांग्रेस संगठित हो। मंथन इस बात पर चल रहा है कि कैसे कांग्रेस अलायंसेस करे और राहुल गांधी को आगे करे। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि कैसे उदयपुर से छत्तीसगढ़ तक आते आते थोड़ा सा माइंडसेट बदला। ठीक है, CWC के चुनाव की बात थी, लेकिन चुनाव अब नहीं हो रहा है। प्रस्ताव पारित हुआ। सुबह आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। लगभग 15,000 लोग पूरे देश से इस वक्त रायपुर में। कल सुबह 10 बजे से प्लेनरी सेशन शुरू होगा, लेकिन आज की स्टीयरिंग कमेटी जो कि CWC की जगह बनी थी, उसने यह सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दे दिए कि साहब आप तय कर लीजिए CWC के मेंबर्स कौन होंगे। यानी जो आंतरिक लोकतंत्र की बात राहुल गांधी कहते थे, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम पहले दिन ही लग गया है। इन सभी चीजों पर हमारी चर्चा होगी। एक लंबा चौड़ा पैनल होगा हमारे साथ, विपक्ष का भी, पक्ष का भी और बीजेपी का भी, जो बात करेंगे कि AICC के महाधिवेशन से क्या निकलेगा। लेकिन उससे पहले जो बड़े बयान है वो सुनिए। हरीश रावत जी 3 दिन का प्लेनरी सेशन है। लोग कह रहे हैं 24 और 23 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। ये देश को दिशा देने वाला एक महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन से 2024 की राजनीति की दिशा भी तय होगी। अलायंसेस को भी लेकर बातचीत होगी देश में? निश्चित तौर पर होगी। सारी समसामयिक परिस्थितियों पर सभी। इस समय जो परिस्थिति है, कांग्रेस का जो वोट बैंक जा रहा है, उसको लेकर भी दिक्कत होगी। कहाँ कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्ट कैसे स्थापित? निश्चित तौर पर सारे एस्पेक्ट्स जो है जिससे 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए जो आवश्यक है, देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए जो चीजें आवश्यक है वो सब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरीश रावत जी कह रहे थे कि 24 के लिए जो जो चीजें जरूरी है उस पर काम होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रायपुर। मुझे लगता है कि इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेसजनों के अंदर, और रायपुर से AICC का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और 24 के लिए NDA की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू होगा। कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण है, मजबूत होकर निकलेगी पार्टी हमारी। आज से 3 दिनों तक पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर की रायपुर में रहेगी। प्लेनरी सेशन है और शुरुआत इसकी वर्किंग कमेटी से होगी। आप पीछे देख सकते हैं, ये बस आई है। जितने भी लीडर्स हैं वो सब इसी बस में हैं। सब एक साथ आए। आनंद शर्मा जी को आपने देखा, अशोक गहलोत जी को आप देख रहे हैं। आप नीचे देखेंगे प्रतिभा सिंह जी हैं हिमाचल से, पवन कुमार बंसल जी हैं, साथ ही साथ पीछे आप देखेंगे जितने भी नेता हैं वो सब एक साथ बस से लाए गए। पीछे एक और भी बस है। तो कोशिश यही है कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर हो, मंथन हो कि कैसे कांग्रेस 24 में चुनाव लड़ेगी। अजय माखन जी को आप देख सकते हैं, पीछे हरीश चौधरी जी हैं। ये जितने भी लीडर्स हैं वो सब पहुंच रहे हैं। तो कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी के सब लीडर्स साथ में हो और ज्यादा से ज्यादा मंथन हो कि 23 में विधानसभा और 24 में लोकसभा कांग्रेस पार्टी कैसे जीते। आपने कांग्रेस के नेताओं को सुना, हमने आपको दिखाया जहां पर प्लेनरी सेशन होगा, यानी कल सुबह से जिसकी शुरुआत होगी। आज भी कई सारी मीटिंग है। एक लंबा चौड़ा पैनल है हमारे साथ धनंजय गिरी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अजय उपाध्याय जी रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मानव जायसवाल TMC को रिप्रेजेंट करेंगे और अनूप सांडा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। शुरुआत अजय उपाध्याय जी मैं आपसे करना चाहूंगा। अजय जी, सबसे पहला और स्ट्रेट सवाल, CWC के जो मेंबर्स हैं, बार बार ये डिमांड उठी थी कि साहब इसका चुनाव होना चाहिए और ये सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, उस पर आज विराम लग गया। तो जो आंतरिक लोकतंत्र वाला पार्ट था वो कहां गुम हो गया? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पहले तो कोई ऐसी डिमांड और ऐसी सप्लाई वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई डिमांड उठी और उसकी सप्लाई नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इलेक्टेड मेंबर्स ने किया। पूरे देश में लगभग 11,000 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्हीं लोगों का आज यहाँ पे महाअधिवेशन है और वही लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे प्रस्ताव होंगे, सामाजिक होंगे, आर्थिक होंगे, राजनीतिक होंगे, युवाओं के विकास के लिए होंगे, किसानों के विकास के लिए होंगे, इन सारे मुद्दों पर जो डिबेट और डिस्कशन होगा उसको अंतिम रूप देने का काम ग्रास रूट लेवल का जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है प्रदेश के,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक, वो सभी लोग आए हुए हैं। और आप स्वयं यहाँ हैं रायपुर में, आपने स्वयं देखा है कि कितनी भारी मात्रा में आज से शुरुआत हुई है और कल परसों तक कितने लोग रहेंगे। तो हमारा तो डेमोक्रेसी ये है कि सबके बीच है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर ऑल है, डेमोक्रेसी फॉर इंडिविजुअल नहीं है। आज डेमोक्रेसी का मतलब मोदी जी ने जो बना दिया एक व्यक्ति का डेमोक्रेसी, वो भी अडानी जी का डेमोक्रेसी। न उनके यहाँ कोई चुनाव है भाजपा में, न कभी कोई अध्यक्ष का चुनाव कर पाया है, और न इनको कोई चॉइस की स्वतंत्रता है। हाँ, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है, चाहे वो अपनी संपत्ति 50 गुना बढ़ा ले, चाहे लोगों की संपत्ति 50 गुना डुबा दे, देश के संपत्ति पर चाहे वो कब्जा कर ले, लेकिन कोई किसी को स्वतंत्रता नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई एक आवाज उठा पाए। और ना भाजपा में अब वो स्वतंत्रता रह गई है कि सही मुद्दों पर बात कर सके। तो कांग्रेस पार्टी खुला है, सारा खुला मंच पर कल होगा, आप स्वयं देखेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किस रूप में है। सीडब्ल्यूसी की बात आप कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी में एक बार धनंजय गिरी जी आपसे रिप्लाई, वो कह रहे साहब हमारे यहाँ तो चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इंटरनल डेमोक्रेसी है, बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। सीधा आरोप आप पर बीजेपी, धनंजय गिरी जी। रजत जी, 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 2021 में राहुल गांधी, 100 साल बाद 5वीं पीढ़ी अध्यक्ष थी। जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जो चीज आपके यहाँ नहीं होती है, उसको दिखाने का एक ओछा पिछला प्रयास किया जाता है। 80 वर्षीय मल्लिका के चेहरे पर जो पगड़ी बांधी गई, किस लिए बांधी गई ये सबको पता है, और क्यों बांधी गई। दूसरे जो इनके कैंडिडेट लड़ रहे थे वो बेचारे को कोई मिल भी नहीं रहा था, और ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बाहर सोचना, ये तो टाइम का वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी का लॉस करना है। कांग्रेस ये उछल के कूद के बताने का प्रयास कर रही है कि हम भी डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। कांग्रेस को डेमोक्रेसी में कभी कोई आस्था नहीं रही। आजादी के बाद से ही कांग्रेस कभी आजादी की पक्षधर नहीं रही। कांग्रेस ने इस पार्टी को और देश को कुलीन तंत्र में ढकेल दिया। अलग अलग कुलीन तंत्र, अलग अलग कुलतंत्र के उपजे हुए कुलंगारों के बीच में फंस करके देश का जो सत्यानाश और जो बंटाधार कांग्रेस ने किया है, उसी की देन है कि कांग्रेस का ग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस राजनीति की रेस से जब समाप्त हो गई तो ये सिंथेटिक प्रयास किया जा रहा है, कॉस्मेटिक चेंज का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, देखिए उनको पावर डेलीगेट कर दिया गया। इस सबको को पता है कि क्या उनके पास पावर है और क्या सत्ता है और क्या सचमुच की क्या वास्तविकता है। हमारे सर्वानुमति की बात होती है, सबको सबके सहयोग से, सबके समन्वय से, सबसे पूछ करके, सबसे करके। हमारे यहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जहां एक व्यक्ति की असहमति भी मायने रखती है। 10,000 5,000 हार जीत किसी प्रतियोगिता को जन्म देती है, कोई प्रतिबद्धता को जन्म नहीं देती है। हमारे यहाँ प्रतिबद्धता का जन्म होता है सर्वानुमति से, सबके सहयोग से, सबके बात से। हम बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को और उनके दिए हुए बातों को, गणतंत्र जहां एक एक गण की असहमति और सहमति का सम्मान करते हुए हमारे यहाँ पार्टी को उस ढंग से चलाया जाता है। हमारे यहाँ पार्टी को कोई पब्लिसिटी नहीं कि देखो हमारे यहाँ लोकतंत्र आ गया, देखो मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसी जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस की पार्टी का इंटरनल मीटिंग है, कोई समुद्र मंथन थोड़ी है कि इससे अमृत निकलेगा या विष निकलेगा। ये तो कांग्रेस का मंथन है, इससे फेन ही निकलेगा, और उस फेन से फेन है, ठीक है। अजय जी एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मानव जी और अनूप जी के पास जाना है। उन्होंने कहा साहब खड़गे जी को इसीलिए बनाया गया और क्यों बनाया गया ये दुनिया जानती है। पहला आ रहा हूं धनंजय जी, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूं। अजय जी दो चीजें, एक खड़गे जी पर सवाल उठाया है गिरी जी ने, दूसरे कहा कि भाई आपने क्यों बनाया ये दुनिया जानती है, और पार्टी कभी भी परिवार के आगे नहीं निकल पाती है, घूम फिर कर वहीं खड़ी रहती है। रजत भाई, पहले तो घोर आपत्ति है मुझे, यही शब्द यदि कांग्रेस का कोई व्यक्ति बोल देता तो अभी हो सकता था कि असम या नागालैंड की पुलिस आ जाती। 80 वर्षीय मल्लिका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुजुर्ग आदमी है, मजबूत आदमी है, 9 बार वो संसदीय परंपरा में जीत कर आए हैं, उनके साथ वो भी इतने विद्वान गिरिजी प्रवक्ता हैं, कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? यही संस्कार है इनका, ये गिरी जी आपत्ति एक बार आप जवाब दे लीजिए, मैं चाहता हूं यही खत्म हो जाए मामला। और इसी अंतर को और इसी अंतर्द्वंद को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अभी खड़गे साहब पर जो आपने कमेंट किया है उस पर कांग्रेस को आपत्ति है। पार्टी का संस्कार नहीं है, इस पे इनको क्षमा नहीं मांगेंगे, अभी भी थोथोलॉजी करेंगे, अभी भी वो थोथोलॉजी करेंगे, लेकिन सम्मान करते हुए कहता हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे कोई वक्तव्य दें। हाँ नहीं,
नहीं, उन्होंने मान लिया। अजय जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आपसे मैं ऐसा नहीं करता हूं जी। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं गिरी साहब विद्वान आदमी है, इनसे ऐसी गलती की ऐसा नहीं हम करते हैं। जहां तक बात आपने आंतरिक लोकतंत्र, प्रतिबद्धता और वचनबद्धता की बात की, लंबा गोल घुमाया गिरी जी। ये नहीं बताया कि दूसरी बार कौन सा मीटिंग हुआ, कितनी बार वोट किया, किसने चुनाव कैसे इनके यहां हुआ कि जेपी नड्डा साहब फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए गए। तो परोपदेश कुशल बहु तेरे बंद कीजिए। जहां तक बात हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन का है, सच में देश में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और नफरत का माहौल पैदा करके सियासत सिर्फ की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं हम मुद्दा लेकर के आएंगे। हमारा रिजोल्यूशन आएगा और जिस तरह है कि असमानता और अपने मित्र की रक्षा के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस पर एक तोड़ जवाब देने। अजय जी आ रहा हूं, एक बार मानव जायसवाल जी के पास चल रहा है और उसके बाद अनूप सांडा जी के पास। मानव जी, क्योंकि ये प्लेनरी सेशन 3 दिन का है, तीसरे दिन रैली होगी, कल बहुत सारे प्रस्ताव हैं। पहली चीज तो ये थी कि CWC थी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला था, लेकिन दूसरी बड़ी चीज 24 का चुनाव है और उसके साथ साथ अलायंसेस पर बातचीत है। क्योंकि पहले कई ऐसे डिक्लेरेशन थे कांग्रेस के जिसमें एकला चलो कहा गया था, उसके बाद ये आया कि जहां पर पार्टी को अलायंस करना हो लाइक माइंडेड पार्टी से किया जाए। अलायंसेस को लेकर टीएमसी की सलाह कांग्रेस को क्या होगी? मानव जायसवाल जी। पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार है। और 2024 ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके बदले में जो कांग्रेस कर रही है, मैं चाहता हूं कि वो अपनी सांगठनिक मीटिंग अच्छे से करे, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई सबसे समन्वय रखना। आप बड़ी पार्टी है, अपने आप को जो कहलवाते हैं, लेकिन जब होता है ना, जब पेड़ फलदार होता है तो वो झुक जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि आपको विश्वास करना होगा कि कौन आपका अच्छा प्लेयर है, उसको सामने लेके आए। जहां तक हमारे गिरी साहब है, वो बहुत बार 1921 में चले जाते हैं, 47 में चले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1947 तक अगर हमारे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी हमारे लोगों ने, तो आपके कौन कौन आजादी के जो मैंने कार्यकर्ता थे उनका नाम भी आप बनाते। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, हम हमेशा चाहेंगे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के हिसाब से काम करे, लेकिन हम ये भी बोलना चाहेंगे कि वो सुरक्षा कवच कहां है, कौन है सुरक्षा कवच। आज आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को भी अवगत कराना चाहता हूं कि एक नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है, 3 बार वो मुख्यमंत्री हुई और किस तरीके से भाजपा सरकार को पछाड़ा। 2021 में कैसे गोल हुआ उनका, ये चाहते हैं पूरे देश की महिला, पूरे देश के युवा, पूरा देश ममता बनर्जी में एक ममता देखता है और वो जानता है कि यही है जो हमारा सच में सुरक्षा कवच बनेगी। आज वो चेहरा है, क्रेडिबल फेस है, क्यों नहीं एक सुरक्षा कवच हम ले सकते हैं। अगर आपको किसी को पछाड़ना है तो आप सुनिए ना। मानव जी, आपका कहना है कि ऑपोजिशन और कांग्रेस ममता बनर्जी को 24 के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, आप ये चाहते हैं? देखिए, ये विकल्प है और ये सही विकल्प इसलिए है कि जिस तरीके से आपने देखा है भाजपा किस तरीके से पीछे लगी हुई है टीएमसी के। क्यों? क्योंकि भाजपा जानती है कि ये एक पदयात्रा वाली मंत्री है, मुख्यमंत्री, जिनका संघर्ष पदयात्रा से ही शुरू हुआ है, जो जनता की नेता है और ममता है उनके मन में। जिस तरीके से बंगाल को अंधकार से निकाला और जिस तरीके से पूरे देश को 2021 में ऊर्जित किया, एक विश्वास जगाया, पूरे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें एक स्रोत पैदा हुआ कि हम हरा सकते हैं। ये जो स्रोत है वो यहीं से बहेगा, वो गंगोत्री का स्रोत नहीं है, वो गंगा सागर का विलय का उफान है। ठीक है, जब सागर में उफान अजय जी देखिए, अभी जो सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हो रही है उस पर बात होगी, कल रेजोल्यूशंस आएंगे। लेकिन देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता का स्वर बिल्कुल साफ है कि आप नेतृत्व देखिए किसका होना चाहिए। वो नहीं मानते आपका नेतृत्व, वो मानते हैं ममता बनर्जी का हो। तो ऐसे अलायंस पार्टनर्स को कैसे डील करेंगे आप और कैसे समझाएंगे कि आप सबसे बड़े विपक्षी दल है? अजय उपाध्याय जी। देखिए, ममता बनर्जी जी का बहुत सम्मान है, दीदी हैं हम सबके लिए, और उनके प्रवक्ता को क्यों मानना चाहिए कांग्रेस का नेतृत्व? निश्चित तौर पे वो ममता जी के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को मानेंगे। और ममता जी भी दूसरे का क्यों स्वीकारें? यदि वो स्वीकारना होता तो आज देश की तस्वीर अलग होती। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की यदि बात हम कर लें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि बंगाल में उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन क्या बंगाल ही सिर्फ देश नहीं है?
कन्याकुमारी से कश्मीर, कच्छ से कोहिमा, जिस तरह का ये व्यापक देश है और जिस तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जब बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है इन सभी जगहों पर कहीं हम मजबूत हैं, कई बार कई जगह हम कमजोर भी हैं, ये भी हम सच्चाई को स्वीकारते हैं। हम हवा में बात नहीं करते। आप तो कह रहे हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जब भी बात आएगी वहां कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष, ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। मानव भाई एक मिनट में आ रहा हूं, सीधे उत्तर प्रदेश अनूप सांडा जी के पास चलेंगे। अनूप जी, अजय जी यही कह रहे हैं कि आप एक प्रदेश के नेता हो सकते हैं, दो प्रदेश में आपकी सरकार या आप विपक्ष में या पार्टी का संगठन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के जब चुनाव की बात हो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की राजनीति की बात हो, तो वहां कांग्रेस और राहुल गांधी ही खड़े। सपा का मत क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे देश में जिसका विस्तार और फैलाव है, ये अवश्य है कि उत्तर प्रदेश हमारा जनाधार सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश देश की लोकसभा का कुल सीटों का एक बड़ा हिस्सा लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के महत्व को अगर कोई नकारने की बात करता है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक भूल कर रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्त सीटों पे और उसके अलावा दूसरे प्रांतों में बहुत सी सीटों पे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हमारा ये मानना है कि आज देश के सामने नेतृत्व कौन करे, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असंवेदनशील, सांप्रदायिक जहरखुरानी करने वाली, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोटों को बांटने वाली, देश में बेरोजगारी को बढ़ाने वाली, महंगाई को बढ़ाने वाली और इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में एक तरीके से सौंप देने वाली इस सरकार का जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश का गरीब इंसान दिन प्रतिदिन और परेशान और गरीब होता जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं इससे अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीबों की स्थिति और खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने अपने विकल्प अभी खुले रखे हैं और इस बारे में अभी समय भी काफी बाकी है, तो आगे क्या रणनीति होगी इसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अनूप जी, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। विचार के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर हुई थी तो पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं। बहुत धीमी आ रही, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन, आप ही के पास से कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो अखिलेश जी ने एक लेटर भी लिखा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए और कहा था हमारा समर्थन, लेकिन गए नहीं। अब जहां पर 80 सीट है, आप प्रदेश में विस्तार करिए, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान आपके विधायक जीते भी है पहले, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर विपक्ष एकजुट नहीं है तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर तो अगर तीनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो मुझको लगता है एडवांटेज बीजेपी है यूपी में। नहीं, देखिए, ये ऐसा सवाल आपने किया, हमारा भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पे विरोध है, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के सिद्धांत अलग हैं और समाजवादियों के सिद्धांत अलग हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम विपक्ष की व्यापक एकता चाहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कांग्रेस के हर कार्यक्रम को, हमारा किसी कार्यक्रम को नैतिक समर्थन हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक थोड़ी ना है कि हम उस कार्यक्रम में शामिल ही हो जाए तभी हमको माना जाए। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करने का काम करती है और प्रदेश भर में फैले हुए हमारे कार्यकर्ता जनहित की लड़ाइयों को लड़ने का काम करते हैं। भाजपा सरकार की जो असफलताएं हैं और जो इनकी जन विरोधी नीतियां, इनकी तानाशाही और सांप्रदायिक जहरखुरानी करने की जो नीति है उसको हम जनता के बीच में बराबर बताने का काम करते हैं। उसके साथ माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में ढांचागत विकास से बहुत ईमानदारी से बचकर अनूप सांडा जी आप निकल रहे। एक बार धनंजय जी के पास चलूंगा। धनंजय जी, क्या एक फॉर्मिडेबल अलायंस लेड बाय कांग्रेस पार्टी, यानी विपक्ष एकजुट, कांग्रेस आगे चल रही है, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा, क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ओर से 24 के लिए? क्योंकि कमर कस ली है, 3 दिन का प्लेनरी सेशन है, सारे कांग्रेसी रायपुर में ही। रजत जी, आपका प्रश्न मौजूद है और सही भी है कि जो लड़ाई है, जो आपने देखा, अभी तीनों प्रवक्ताओं को मैंने सम्मानित पैनल हमारे साथियों को मैंने सुना, आपने भी सुना और सबने एक दूसरे को सुना, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि लड़ाई किस चीज की है।
लड़ाई यह है कि विपक्ष को प्रतिनिधित्व कौन दे। कांग्रेस कह रही है कि भाई राहुल जी इतना पैदल यात्रा किए, इतना चले, हम सबसे पुरानी पार्टी हैं। हमारे भाई कह रहे हैं मानव जी की भाई ममता दीदी एक बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत सिक्योरिटी और क्या क्या की बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग बात कर रही है। अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कहा कि समाजवादी पार्टी की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, वो तो क्षेत्रीय पार्टी है। और कल क्या अगर आपने देखा होगा तो ममता दीदी ने राहुल गांधी पे हमला किया कि भाई कांग्रेस और करप्शन एक ही चीज है, और राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी जो वोट कटवा पार्टी है। तो अभी जो लड़ाई है वो ये है कि विपक्ष में कौन जगह पर है और विपक्ष का चेहरा कौन बने, विपक्ष में कौन बड़ा, इसकी लड़ाई है। क्योंकि वो जगह खाली है, क्योंकि जो 2019 में भी जो इलेक्शन हुए उसमें जनता ने विपक्ष का जगह भी नहीं दी किसी को। तो विपक्ष के जगह पाने की सारी होड़ चल रही है। कोई 2024 के चुनाव में चाहे कितने भी गठबंधन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के द्वारा जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का ऐसा आपस में सम्मिश्रण हो गया, सम्मिलन हो गया है। देश की जनता सब कुछ देख रही है, उन्होंने सबको देख लिया। यूपी में भी कितने प्रयोग हुए, बुआ बबुआ, हाथी हाथ, छात्र पंजा, कई तरह के प्रयोग होते रहे। और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता उसी दिन सब अलग हो जाते हैं। तो इस देश की जनता, इस देश प्रदेश की जनता, हर जगह की जनता इस बात से मुतमईन है, संतुष्ट है, जानती है कि भाई हमारे पास एक मजबूत विकल्प है, ऐसा नेतृत्व है। कल तक पाकिस्तान से कब हमला होगा इसकी चिंता करते थे, आज पाकिस्तान हमारे दया का मोहताज हो गया है। आज वैश्विक स्तर पे जो हमारी लीडरशिप का उभार हुआ है, जो दुनिया जिस लीडरशिप को देख रही है वो सब लोग जानता है। प्रसिद्धि सारे प्रसिद्ध नेता हैं देश में, जितने नेता हैं, जितने लोगों के नाम हम लोगों ने अभी तक चैनल पर लिया, सबकी प्रसिद्धि है, सब प्रसिद्ध लोग हैं। लेकिन प्रतिष्ठा, राजनीति में जो एक प्रतिष्ठा, एक विश्वास, एक समर्पण, एक त्याग, एक तपस्या की प्रतिमूर्ति अगर कोई है जनता के दिलों में, किसी का राज है, तो वो एक ही नाम है, एक ही नारा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिसके पीछे पूरा देश एक मत से, जनमत, बहुमत, लोकमत, अभिमत सब उनके साथ है। और देश दो चीजें एक साथ, एक धनंजय गिरी जी की बात बरस रहा है कि जो प्रतिष्ठा है और नाम है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है। कहा साहब उससे कैसे लड़ेंगे आप, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज इस पैनल में भी दिख रहा है आपको, हो सकता है डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली हो। जो रीजनल छत्रप्स है वो आपको लीडर मानने को तैयार नहीं है, यानी आपकी छतरी के नीचे वो नहीं आना चाहते। इशू बेस्ड होता है, आ जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, मंचों पर। लेकिन जब चुनाव, लोकसभा सीटें, लोकसभा में कौन विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, तो फिलहाल टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इस पैनल में भी आप देख सकते हैं। अजय जी, देखिए पहला प्रश्न जो वक्तव्य दिया है, अभी बयान दिया है हमारे साथी गिरी जी ने, ठीक है, उनके बात से मैं थोड़ी देर के लिए सहमत हो भी जाऊं कि जनता का बहुत प्यार मिला, वो सच भी था, प्यार मिला भी मोदी जी को, मैं नहीं कहता कि नहीं मिला। अपार जनता का समर्थन मिला उनको, और जनता के लिए उन्होंने क्या किया, उनका समर्थन किनको मिला, ये भी देश देख रहा है। आज जनता ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने एक को समर्थन दिया, हजार लाखों करोड़ों लोग उनको समर्थन दिया, उन्होंने एक अपने मित्र को समर्थन दिया। ये देश अब दिखने लगा है। जो पट्टी लोगों की बंधी हुई थी, कुछ भक्तों की भी, उनकी भी पट्टी धीरे धीरे अब उतर रही है। जनता तो समझ चुकी थी बहुत पहले, जब महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार का नारा देते थे, और किया क्या उन्होंने, 100 रुपये पार तेल खाने का, पकाने का, चलने का, सबका तेल, जनता का तेल कर दिया इन्होंने। तो वो मुद्दे थे। बस अब बात आ रही है कि विपक्ष की क्या बात होगी, विपक्ष में कौन होगा। देखिए रजत भाई, 2004 में विपक्ष में कौन चेहरा था, कौन से नेता थे, कितने लोग एक साथ थे, जनता सबसे बड़ी नेता थी। वाजपेयी जी से बड़ा नेता कोई नहीं था। आप भी और हम भी उस समय एक दौड़ में थे, पढ़ने लिखने के दौर में, हम सबने देखा है। वाजपेयी जी का चेहरा भी बहुत चमकता था, साइनिंग इंडिया का नारा भी था। कहां चला गया ये एक दौर आता है हमारे पास भी। राजीव जी 415, उतना बड़ा मोहब्बत किसी को नहीं आज तक मिला। ये अहमद, ये घमंड नहीं, अहंकार जो अभी हमारे साथियों ने दिखाई है ना, पाल रहे हैं भाजपा के लोग। मैं पुनः सजेशन करूंगा 10 सिर्फ कि अहंकार मत पालिए। वक्त के समंदर ने सिकंदर को डुबो दिया था, याद कीजिएगा। हम और आप क्या है, इस देश की जनता मालिक है, वो देख रही है क्या त्रस्त है, कितना परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे डंडा पड़ रहा है बेरोजगारों पर जब वो रोजगार मांगने जाते हैं। क्या करेगा लोग, कब तक तुम आपको झेलेगा, कब तक ये भरोसा दिखाएगा, और आपका भरोसा अपने मित्र अडानी जी पर जाएगा। तो अडानी जी से देश नहीं चलेगा, देश अडानी जी नहीं है।
मोदी जी ने देश को अडानी बना दिया। ठीक है, और अडानी को एक बार वापस मानव जायसवाल जी के पास जाएंगे। अजय जी, आ रहा हूं आपके पास। ये मानव जी, मैं थोड़ा आगे कर विपक्ष देता की हूं। बात है, हम पक्ष जब में रहे, स्टेट का चुनाव हम था, विपक्ष में रहे, तब लेकिन कांग्रेस और हमारे लेफ्ट मुद्दे साथ वही थे। हैं, गांधीवाद का मुद्दा है, लोकसभा में क्या कोई ऐसी स्थिति आप चाहते हैं कि बने कि एंटायर ऑपोजिशन, जिसकी बार बार लोग बात करते हैं? अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, मानव जी के पास। बार बार एक बात होती है कि जो ऑपोजिशन है वो यूनाइट हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और एक ही साझा उम्मीदवार दे बीजेपी के पास। ये बहुत बार इस बात की चर्चा हुई, क्या इससे सहमत हैं आप, मानव जायसवाल जी? देखिए, आपने ये जो बात कही है ना, बड़ी सटीक है। आज के वर्तमान में जो राजनीति हमारे देश में चल रही है, जो एक फेस वाइज राजनीति हो गई है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मोदी जी है और वो मोदी जी है जो सब पे भारी है, जो खुद बोलते हैं, और जहाँ वो बताते हैं, कभी कभी मुझे सियासत भी लगता है और चिंता भी होती है कि भाई जब वो बोलते हैं कि भाई मोदी टीवी और पेपर से नहीं बना है, विज्ञापन से नहीं बना है, लेकिन जहाँ वो उनकी जो सरकार है 6,500 करोड़ उन्हीं के चेहरे पर खर्च करती है पिछले 3,000 दिनों में। लगभग 2.5 करोड़ का आकलन हो जाता है प्रतिदिन, 2-2.25 करोड़ का। खैर, ये बहरहाल है। लेकिन आज जो चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, कि एक इंसान ने जिस तरीके से पूरे देश को ठगा, ये जो सरकार है, जिस तरीके से हमारे मित्र हैं बीजेपी के, बड़ा सुंदर से उन्होंने आकलन दिया, वैश्विक स्थिति बताई, पूरे विश्व में जय जयकार हुआ। सच में हिडनबर्ग का प्रोफाइल आ गया, लंदन में बीबीसी की चर्चा हो रही है, यूक्रेन में अभी रशिया जिस तरीके से बोल रहा है तेल हम अब रुपये में नहीं लेंगे, उसके लिए जो बातें चल रही है, पूरा विश्व, जहां जहां अदानी जी के कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी ने लगाए थे, ठूस दिए थे, वो तो छोड़ दीजिए। बांग्लादेश अब चिंता कर रहा है कि भाई हम इतने महंगे पावर को नहीं खरीदेंगे। ये है आपका आकलन, क्योंकि ठीक है, आ रहा हूं मानव जी। क्या ये इश्यूज जो हैं, धनंजय गिरी जी आपसे, जो मानव जी ने सवाल उठाए, 5-6 इश्यूज उठाए, आपको लगता है यही वो इश्यूज हैं जो 24 का इलेक्शन तय करेंगे? देखिए, इस देश का गांव गरीब किसान नौजवान सब लोग जानता है कि उसके लिए जिस तरह से भारत में काम किया जा रहा है, जिस ढंग से $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को 3.5 ट्रिलियन पर ले जाया गया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, और जिस ढंग से आज, चूंकि हमारे लिए, हमारे नेतृत्व के लिए गांव गरीब किसान कोई कागजी बातें नहीं है, किताबी बातें नहीं है। हम लोगों ने किताब से इसको नहीं जिया है, इसको जिया है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने इसको जिया है। इसलिए वो जिस तरह से महिलाओं के लिए टॉयलेट बना रहे हैं, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं। आज जलता हुआ बंगाल है, कराहता हुआ बंगाल है। बंगाल की स्थिति आप उठा करके देख लीजिए तो क्या, किस दुर्दशा को पहुंचा हुआ बंगाल है। आप बंगाल के आप रोज देखिए, रोज हिंसा, रोज आगजनी, रोज तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस ऐसी परिस्थिति में मानव जी का मानवीय दृष्टिकोण भी अगर उजागर हो तो कम से कम वो कुछ बोलने की स्थिति बने रहे। लेकिन मानव जी का मानवीय दृष्टिकोण नहीं आ रहा है, क्योंकि ममता जी जिस निर्ममता से बंगाल को चला रही हैं, उसमें क्या कहा जाए। और अडानी जी से उनके भी बहुत बड़े एग्रीमेंट हुए हैं वहां काम करने के। और अडानी जी का उदय कोई हमारे पीरियड में थोड़ा हुआ, तो कांग्रेस ने उनको जाकर के ऑस्ट्रेलिया में माइंस दिलाई थी। यहाँ तो प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन किया गया है। एक तरफ कांग्रेस के राज में था अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम था, लाइसेंस राज था कि अखबार आप ही छापेंगे, आप ही को कागज का मिलेगा परमिट, आप ही को सीमेंट का परमिट मिलेगा, आप ही पॉलिस्टर बनाएंगे, आप ही पॉलिस्टर लाएंगे, आप ही पॉलिस्टर एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ सबके लिए तो बाजार खोल दिया गया है। अब इस रेस में जो जितना दौड़ सकता है, जो जितना आगे बढ़ सकता है, ये सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस देश एक बार अनूप सांडा जी, आज का नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, जो आज का युवा है, वो सब चीजों को समझ रहा है। मान लिया आज से अधिक संपत्ति के केस किस पर चल रहे हैं। एक बार अनूप सांडा जी के पास जाएंगे। अनूप जी, बात घूम फिर कर वही आ जाएगी, चाहे आप आज करिए या दिसंबर में करिएगा या मार्च में चुनाव से पहले कहिएगा, कि क्या विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी को स्वीकार है, विपक्ष के नेता के रूप में, कि वो लड़े बीजेपी से? मैंने कहा ना कि जब तक किसी भी गठबंधन का या किसी भी अलायंस का न्यूनतम कार्यक्रम ना निर्धारित हो जाए। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि न्यूनतम कार्यक्रम पर, न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम पर आधारित जो गठबंधन बने,
उनके आधार पर सरकारें चलाना आसान होता। तो अभी तो गठबंधन की प्राथमिक प्रक्रियाएं ही नहीं शुरू हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन नेतृत्व करेगा या कौन नहीं करेगा, ये हमारे लिए गौण विषय है। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो हमारे प्रभाव क्षेत्र की सीटें हैं उनमें, जैसा कि अभी हमारे टीएमसी के मित्र ने और कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अडानी राज चल रहा है, जो गरीब विरोधी राज चल रहा है, जो आज देश की हालत है कि मुझे एक शेर याद आता है कि जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, और जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम साकिया तेरी बज़्म का ये उसूल है कि मजाक है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जिसको जितना बढ़ना था बढ़ गया। अरे 2014 से लेकर के 2022 तक में अडानी जी इसके पहले इतने मेहनती नहीं थे। मोदी जी के कार्यकाल में इतने मेहनती हो गए कि कई सौ गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई, और इंटरनल की रिपोर्ट आने के बाद फिर रसातल में जा रहे हैं। तो इन चीजों को जनता के बीच, गिरी साहब एक बार रिप्लाई दे दीजिए। हम अपने प्रभाव क्षेत्र वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का और उनको अपदस्थ करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो मोर्चा या कोई एक गठबंधन व्यापक बनता है, इस बारे में अभी तो मुझे लगता है कि काफी समय है, और इस बारे में नेतागण तय करेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। ठीक है धनंजय, छोटा सा रिप्लाई, फिर अजय जी के पास जाना। धनंजय जी, क्योंकि आरोप आप पर एक बार रिप्लाई दे दिए, फिर जाते हैं अजय जी के पास। मशहूर फिल्म का डायलॉग है, रजत जी, एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि दोस्त अगर फेल करे तो बुरा लगता है, बताइए और अगर फर्स्ट कर जाए तो बहुत बुरा लगता है। यह गठबंधन इसी तरह के हैं, तो ये गठबंधन भी इसी तरह के हैं। जैसे हमारे अजय भाई कह रहे थे कि कांग्रेस का और साहब तमाम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेके आएंगे, लेकिन सब ये चाहेंगे कि मेरी सीट उनसे ज्यादा रहे और उनकी सीट हमसे एक कम रहे, क्योंकि जो लक्ष्य है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि भाई उस लक्ष्य के लिए हम ही दावेदार हैं। तो इसके लिए ये सारे लोगों की जो कवायद है, ये दोस्ती अजब है, ये दुश्मनी से भी खतरनाक दोस्ती है कि जो कभी नहीं चाहेगा कोई कि हमसे ज्यादा उनको आए, हमसे ज्यादा तुम पा जाओ, ये हम होने देंगे नहीं। अजय जी, और हम तुम्हें दोस्त कहेंगे जरूर। प्रतिस्पर्धा क्या विपक्ष में भी है? यही बात समझ में आती है कि जो विपक्ष है उस पे भी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा, विपक्ष में ही है प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि बड़ा कौन। हाँ, प्रतिस्पर्धा विपक्ष में बहुत है। लोग अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा दिखाना चाहते हैं, हालांकि अपनी अपनी राजनीति होती है, लोग अपनी अपनी पोस्टरिंग करते हैं, अपनी अपनी स्पेस लेते हैं अजय जी, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना दायित्व तो आपका है, क्योंकि बड़ी पार्टी आप है और मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? रजत जी, ठीक कहा आपने कि बड़ी पार्टी होने के कारण हमारा एक बड़ा दायित्व बनता है, राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पर एक ड्यूटी बनती है, और हम उस ड्यूटी को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात प्रतिस्पर्धा की है, डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की तो एक खूबसूरती है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, भाजपा की यह सरकार है कि एनडीए की सरकार है कि मोदी जी की सरकार है कि अडानी की सरकार है? ये भाजपा वाले बताएं स्पष्ट करके। ये मोदी जी की सरकार मुझे आज पता चली है और कल को पता चलेगी कि अडानी की सरकार है। हम तो अभी तक जानते थे एनडीए की सरकार है। उनके यहाँ भी कई दलों का गठबंधन है, हमारे यहाँ भी कई दलों का गठबंधन रहा है और है। अभी भी कई लोग इनको छोड़कर आए, चाहे वो टीडीपी से पीडीपी तक और अकाली दल से लेकर के जनता दल यूनाइटेड तक, वो कहाँ है, किसके साथ है? मोदी जी को तो छोड़ा है ना। हमारे पास से कम कांग्रेस का जो गठबंधन था वो आज भी इंटैक्ट है। प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस का जो एक कहीं न कहीं बात है। चुनाव के बाद अभी वक्त है, चुनाव के परिस्थितियां जैसे जैसे नजदीक आएंगी, जनता समझदार है, जनता के इशारों को हम भी समझते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग भी तय कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मुद्दों पर राजनीति होगी, ये मुद्दों को भटकाएंगे, ये मोदी जी गाएंगे। एक इसमें छोटा सा सवाल मेरा और है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है और हमारे साथ सपा और टीएमसी है। अजय जी, अभी कुछ दिन पहले आपने बिहार में पटना में एक कार्यक्रम था, उस पर नीतीश जी ने कहा कि साहब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एक कदम कांग्रेस आगे बढ़े, पहला। दूसरा, आरजेडी और वहां के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि वो वक्त आ गया है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर किसी और को भी बैठने का मौका दे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए,
देखिए रजत जी, पहले तो नीतीश कुमार जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान है और नीतीश कुमार जी एक रियल बात है, एक अनुभवी नेता है। उनका प्रयास है कि भाजपा को कैसे मोर्चेबंदी की जाए और घेरा जाए, और उसके लिए वो उनके उस समर्पण को हम लोग समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने आंतरिक मामले को तय करना है कि वो किस दिशा में कैसे चलेगी, ताकि व्यापक स्तर पर स्ट्रेटजी बने और भाजपा को रोका जाए जनता के हित में। जहां तक बात तेजस्वी यादव जी ने कही है, वो भी एक उनका अपना एक जनाधार है। उन्होंने जो बात रखी है, ड्राइविंग सीट पर कौन रहेगा नहीं रहेगा, आज और हम अभी कैसे तय कर सकते हैं? समय और परिस्थितियों के हिसाब से तय होगा किसको ड्राइविंग सीट कौन सा पसंद है। लेकिन ये सच है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो बिना कांग्रेस का 2024 में कोई भी राजनीति नहीं होगी, और मानकर चलिए भाजपा की भी राजनीति नहीं होगी, शून्य होगी। कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। मानव जी, पार्टी के आपको अगर मेरी आवाज मिली, अन्य दलों के अजय जी साफ कह रहे हैं, बिना विपक्ष, बिना कांग्रेस विपक्ष मुमकिन नहीं चल रही है। अगर आपको लड़ना है और पैन इंडिया लड़ना है तो आपको कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा। अनूप सांडा जी, देखिए कांग्रेस भी कह रही है, कहा साहब आप तो उत्तर प्रदेश तक हो, पैन इंडिया की पार्टी तो हम है, तो बिना कांग्रेस के कैसे नैया पार लगेगी? ये हमने कब कहा कि कांग्रेस गौण है और कांग्रेस का महत्व नहीं? ये तो हमने कभी नहीं कहा। हमारा ये कहना है कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण प्रांत, जिसकी सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 36% से ज्यादा मत प्राप्त किए थे, अगर 5 लाख मत हमारे प्रत्याशियों को और मिले होते तो हमारी सरकार बनती उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में जो भी गठबंधन बनेगा वो गठबंधन समाजवादी पार्टी के राय, बात और सलाह से ही बन सकता है। और जो हमारा ये कहना है कि न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम पर आयोजित पर आधारित, कि ये बात तय करनी होगी कि हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार जाएगी तो किन मुद्दों पर हम पहले काम करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी भारतीय समाज से असमानता को दूर करके समता और संपन्नता युक्त समाज का निर्माण करना चाहती है। और ऐसी स्थिति में ठीक है, हम कांग्रेस को ये कहें कि कांग्रेस के बगैर चुनाव, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस देश की राजनीति में कई विचारधाराएं हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो समाज में बंटवारा करके, नफरत फैला करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके जिसने सत्ता में आने का काम किया। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जिसके अपने सिद्धांत और अपने नियम हैं। लेकिन जो समाजवादियों की विचारधारा थी, वो विचारधारा इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, कमजोर लोगों की, महिलाओं की आवाज को मजबूत करके इस देश में की आमदनी को बढ़ाने और इस देश में उस आमदनी के समान वितरण को लागू करके, अजय जी वापस आपके पास एक बार फिर से अधिवेशन पर आते हैं। तो महाधिवेशन के 3 बड़े टारगेट कांग्रेस के लिए क्या होंगे? अजय उपाध्याय जी, पार्टी फैसला लेगी। ठीक है अजय जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो राजनीतिक प्रस्ताव आना है, हालांकि वो भी फाइनल होगा और कल उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन एक बात जरूर है रजत जी, जिस तरह से देश में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने खड़ा किया, उस पर किस तरह लगातार ये वर्तमान की सरकार, मैं तो पहले भी भाजपा की सरकार थी, उस पर इस लेवल पर हम लोग कभी प्रश्न नहीं लगाए, लेकिन ये सरकार लगातार उसको कुंद कर रही है, लगातार उस पर प्रहार कर रही है, लगातार उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हमारा एक प्रयास होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा कैसे हो और संविधान से देश कैसे चले, उसके प्रति आस्था कैसे बढ़े, ये आने वाले समय में देश और समाज के लिए जरूरी है। गांधीवादी विचार कैसे आगे लेकर हम आए, चूंकि गांधी ही देश के बहुत सारे समस्याओं के सोल्यूशन है, उनके लिए हम लोग उस विचार को कैसे आगे बढ़ाएं। सावरकर की विचारधारा जिस तरह इस देश में फैला रही है, उससे हमको कैसे मुक्ति आ रहा हूं। एक बार मानव अजय जी एक मिनट बीच में रुक रहा हूं, क्योंकि आपने कहा था बिना कांग्रेस के विपक्ष नहीं है। एक मिनट में आ रहा हूं, मानव जी जुड़ गए। मानव जी, अजय जी का कहना है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष कैसे खड़ा होगा? एक आध राज्यों में तो आप सीट जीत सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया वाली विपक्ष की पार्टी तो कांग्रेस है, तो विपक्ष बिना कांग्रेस के सोचना भी गलत होगा। अजय जी का तर्क। मानव जी, देखिए, पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जरूरी है कि विपक्ष में कौन है। क्या कांग्रेस विपक्ष में है? जी हां। जो रीजनल पार्टियां विपक्ष में है? जी हां। लेकिन चेहरा कौन है?
मैंने पहले भी आपको बोला, हम बीजेपी वालों को भी हम सुन रहे थे, वो बहुत सारी बातें करते हैं, प्रतिष्ठा की बातें करते हैं, मोदी जी पे भरोसा है। अरे भरोसा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 हो गया, बहुत भरोसा है। इतने भारी है मोदी जी की क्या बताएं कि अदानी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो भी झमेला आप लोग को लेना होगा। लेकिन जो बात है जो चेहरे की, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जिस तरीके से संघर्ष वाली नीति से संघर्ष करते हुए एक महिला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है, हिस्टोरिकल है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है कि एक मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनी। और कैसे बनी? जनता का प्यार मिला। और किसको हराया? एक अहंकारी दुराचारी सरकार को। और जब 2021 में भाजपा हारी, तब पूरे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, शायद उनको लग गया कि उनके कार्यकर्ताओं में कि अब हम भाजपा को हरा सकते हैं, दे आर इनविंसिबल। तो आज जो सिचुएशन है, कांग्रेस को चिंतन करना होगा। और जो तृणमूल कांग्रेस जो है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जो सभापति, जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, जो एक महिला होते हुए जिस तरीके से अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला एक 40 साल के कुशासन से, ये देश देख रहा है। हर महिला जागरूक है, हर महिला चाहती है कि दीदी आए। और दीदी का क्रेज देखिए। मानव जी कह रहे हैं विपक्ष में आप भी है, विपक्ष में टीएमसी भी है, लेकिन चेहरा कौन? वो कह रहे हैं ममता बनर्जी जी चेहरा है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, बीजेपी को भी बड़ा चुनाव हो रहा है, तो कहा चेहरा कौन? रजत जी, बड़ा आश्चर्य लगता है। मानव जी कह रहे हैं टीएमसी कर रही है, चेहरा कौन? रजत जी कह रहे हैं चेहरा कौन? गिरी जी कह रहे हैं चेहरा कौन? अरे चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर के देखो, जनता के दिल में क्या है। मुद्दे जो जनता के हैं वो है, गाना है ना, ये गाने से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि सब अपने अपने दिल में झांकिए और जनता के दिल में क्या है। आज जनता दर्द से करा रही है, उसके दिल में है मोदी हटाओ, अडानी के इस वर्चस्व को हटाओ, देश में अडानी का राज नहीं रहेगा, मोदी का राज अडानी से जुड़ा हुआ है, जनता का राज होगा, जनता का राज आएगा, चेहरा अपने आप आ जाएगा। मानव जी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, अजय जी, मानव जी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, सुनिए, उसके बाद धनंजय गिरी जी के पास जाना। मानव जी देखिए, मानव जी देखिए, अजय जी बहुत ही सच्ची बात बोलते हैं कि जनता के मन में क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जनता के मन में तो है, कांग्रेसियों के मन में क्या है? क्या उनको नहीं दिखा कि 2021 में किस तरीके से कुशासन को पछाड़ा? कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय, उसके पहले तक या उसके बाद तक, जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके पहले तक, उसका आप आकलन कर लीजिए। और 2021 2 मई दीदी छा गई का जब नारा पूरे भारत में गूंज गया, उसके बाद का आप आकलन देख लीजिए। जो जोश ऑपोजिशन को मिला, जिस तरीके से ऊर्जित ऑपोजिशन हुआ, किसके कारण हुआ? कौन है वो? क्या खोजना पड़ रहा है? जनता के मन में नहीं, पूरे के पूरे विपक्षियों। अजय जी 30 सेकंड में रिप्लाई, फिर धनंजय गिरी जी के पास जाना है। अजय जी, 21 में आरोप आप पर है, वो तो लड़ रहे थे साहब बीजेपी से, आप किससे लड़ रहे थे बंगाल में? अजय उपाध्याय जी मानो जी, बोलिए ऐसा करता हूं कि सुनेंगे। मानो जी, बंगाल में वाकई अच्छा प्रदर्शन था, हम लोगों ने भी धन्यवाद दिया। और मानो जी, हमने गोवा में भी देखा, कुछ लोगों को गुजरात में भी देखा, कुछ साथी हमारे विपक्ष के 1-2 लोग हैं जो बी टीम के तौर पे खेलते हैं, वो हिमाचल भी पहुंच गए थे। तो भाजपा को हराना उद्देश्य है, कांग्रेस को हराना उद्देश्य किसी का नहीं है, और न ममता बनर्जी जी को हराना है, न अखिलेश यादव ठीक है। जी को हराना है। धनंजय गिरी जी, ये उद्देश्य सवाल यही है, चेहरा क्या देखते हैं? भविष्य में उसी तरह रणनीति तय करनी चाहिए, मुझे लगता है जी। ठीक है धनंजय जी, चेहरा क्या देखते हैं? दिल में उतर के रजत जी, देखो। राष्ट्रकवि दिनकर जनता ने के इसका दिल बहुत में पहले से जवाब दे रखा है इन सवालों का। राष्ट्रकवि दिनकर ने इसका बहुत पहले से जवाब दे रखा है। वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जो कभी आराम नहीं करना, निरंतर चिरंतन लगे रहना, और विघ्नों में, अत्यंत विघ्नों में, जब दुनिया वैश्विक महामारी में जूझ रही हो, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो, सारे नायें डूब रही हो, बड़े बड़े देश युद्धरत दुनिया हो, वैसे में युद्धरत दुनिया में शांति का संदेश देते, उस युद्धरत समाज से अपने बच्चों को बाहर निकालते, जनता को 30 सेकंड एक बार, कोरोना का वैक्सीन बनवाते, और अजय जी 30 सेकंड एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए जब नरेंद्र मोदी आज वसुधा का नेता बन चुके हैं, भारत की बात करें, पूरा वसुधा का नेता बन करते हैं। और लगता था हम लोगों को भी कि मोदी जी के इस काम से देश में एक अलग तरह का दौर आएगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि मोदी जी 18-20 घंटे जो काम किए, वो मित्र की संपत्ति जो है 50 गुना बढ़ा दी उन्होंने।
और आम जनता की क्षुद्र चेतना से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है जय भाई। क्षुद्र चेतना से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण विराट व्यक्तित्व से होता है। जब तक चेतना का अंतर विराट नहीं होगा, राष्ट्र का विराट राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। यही कारगुजारी के कारण कांग्रेस सिमटते जा रही है। कांग्रेस ने अपना ग्रेस जो खोया है, इन्हीं कारगुजारियों के चलते खोया है। कोई नहीं खोया है, ग्रेस जो ठीक आपने है, बनाने आज का के लिए प्रयास किया, देश का सवाल देखते ही कोशिश हमारी थी कि समझे कि जो 3 दिन का महाधिवेशन हो रहा है, इस मंथन से कांग्रेस पे क्या निकलेगा। कल का इंतजार करिए, कल रेजोल्यूशंस भी हैं और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी 24 और 23 के चुनाव के लिए। देश का सवाल में आप सब आए, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।